इस कृति पर विचार करने के लिए पहले निमंत्रित कर रहा हूँ वक्ता के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचल वेदार्य, जो धाराशिव उस्मानाबाद से हमारे साथ हैं। आइए डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव जी। सभी को सादर नमस्ते। 15 से 16 मिनट आपके साथ हैं। जी। रविवारी पुस्तक वार्ता के भाग 82 में डॉक्टर निशंक का रचना संसार इस विषय पर जो ये विश्व कीर्तिमान स्थापित हो रही इस श्रृंखला को आरंभ करने के लिए सभी आयोजकों का मैं पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज की अध्यक्षता करने वाली डॉक्टर विदुषी अमेटा जी, आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, अभी जिन्होंने अपने सद्वाणी से आप सभी को अनुरंजित किया, इस कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी एवं संचालक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, साथ ही साथ आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी सज्जन और जिनके लिए यह कार्यक्रम लिया जा रहा है, ऐसे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को चरण वंदना करके मैं अपनी बात आरंभ करूंगा। अपनी बात आरंभ करने से पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नक्षत्र आदरणीय प्रमोद महाजन जी की आज जयंती है। मैं उन्हीं के द्वारा संस्थापित संस्था में हिंदी विभागाध्यक्ष के तौर पर विगत 23 वर्षों से कार्य कर रहा हूं और ये जो मुझे उन्होंने सेवा का अवसर प्रदान किया है, उनके प्रति भी नतमस्तक होता हूं। आज की इस डूबते सूरज में उस असमय डूबे हुए सूरज को प्रणाम करना हमारा आद्य कर्तव्य बनता है। आदरणीय डॉक्टर निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी का व्यक्तित्व राजनैतिक पृष्ठभूमि से भले ही हो, परंतु पहले कवि हैं, एक साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, यात्रा वर्णनकार हैं और न जाने कितनी बहुमुखी प्रतिभाओं से संपन्न एक महान दार्शनिक हैं, लेखक हैं। आपने जो पुस्तक लिखी है हिमालय स्पर्श भाग 3, जिसके अंतर्गत हिमालय में टैगोर और गीतांजलि, इस पुस्तक के वार्ता के रूप में मैं अपने कुछ शब्द आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर शेवाड़े जी, राजाराम शेवाड़े जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इस विषय के लिए मेरा नाम सुझाया। हालांकि बीच में मैं आने वाला था उत्तराखंड, किंतु एक छोटे से अपघात के कारण मैं नहीं आ पाया। फिर भी मैंने उसमें डॉक्टर निशंक द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी पर आलेख लिखा था, वो मैंने प्रस्तुत किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मृदुला सिन्हा जी, विष्णु जी जैसे प्रथित यशी साहित्यकारों की श्रृंखला में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का भी नाम गर्व से, आदर से और सबसे महत्वपूर्ण स्नेह और प्रेम से लिया जाता है। आपने अनेक उपन्यास, कविताएं, कहानियां लिखी हैं, किंतु जिस आलोच्य पुस्तक का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस पर यह वार्ता हो रही है, वो है हिमालय में टैगोर और गीतांजलि। इसी का दूसरा नाम हिमालय स्पर्श भाग 3 है। इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ना आरंभ किया तो ऐसा लगा कि ये कहीं यात्रा वृत्त तो नहीं है, कहीं ये संस्मरण तो नहीं है, कहीं ये जीवनी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर के अनेक विधाओं से संपूर्ण मिश्रित ऐसी एक अलग से एक विधा के रूप में इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक का अगर हम देखें तो यह पुस्तक जो है वह डायमंड पॉकेट बुक से प्रकाशित हुई है। 2021 में, गत वर्ष ही प्रकाशित हो चुकी है और इस संपूर्ण पुस्तक में कुल मिलाकर के 21 प्रकरण या अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत आपने गुरुदेव की सृजन स्थली टैगोर टॉप, गुरुदेव के प्रवास का साक्षी गिंगो बाइलोवा, सृजन की गंगोत्री हिमालय, गुरुदेव की साधना भूमि रामगढ़ विश्व भारती का सपना पूरा, गुरुदेव के शैक्षिक मिशन को साकार करने की परिकल्पना, हिमालयी प्रेरणा, विश्व भारती, गुरुदेव का हिमालय आगमन,
हिमालय साक्षात शांति निकेतन, भारत के आध्यात्मिक दूत, आत्मदर्शन से परिपूर्ण जीवन, पूर्वजों की स्वप्न भूमि, गुरुदेव की वैश्विक यात्राएं, गुरुदेव का इंडोनेशिया प्रवास, मेरी अविस्मरणीय इंडोनेशिया यात्रा, इंडोनेशिया में व्याख्यान, सर्जवनीयता विश्वविद्यालय, सर्जवनीयता के कला विभाग में अभिभाषण, विश्व भारती विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, हिमालय में गीतांजलि, गुरुदेव और मानवतावाद, ये इसके 21 अलग अलग अध्याय हैं। और इन अध्यायों के अंतर्गत डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपनी लेखनी से गुरुदेव जी के जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं, उनकी विदेश यात्राएं, उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती शांति निकेतन बोलपुर विश्वविद्यालय की बातें, और उसके उपरांत उत्तराखंड में शांति निकेतन की प्रथम शाखा या प्रथम परिसर के रूप में स्थापना, और उनकी स्वयं के इंडोनेशिया यात्रा और इंडोनेशिया में उनके अभिभाषण इत्यादि का वर्णन किया हुआ है। मैं सर्वप्रथम ये बात आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि नामक जो कविता संग्रह, जो मूल बांग्ला भाषा में है, जिसके अनुवाद पर उन्हें 1913 का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, वह जिस भूमि में बैठ करके लिखा गया वह उत्तराखंड के नैनीताल जिले का रामगढ़ नाम का भाग है, जिसके अंतर्गत एक टैगोर टॉप, जिसको जिनके एक मित्र डैनियल, जो जिनके शीश महल नामक एक भवन के पास बैठ करके ये लिखा था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब भी हम हिमालय की बात करते हैं तो मुझे वेद का एक मंत्र याद आता है, उपभरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। अर्थात हिमालय जैसी महान पर्वत की श्रृंखला की गुफाओं में और नदियों के संगम में, अभी प्रयागराज का उल्लेख भी हुआ था, वहां धिया विप्र अजायत, अर्थात वहां ऐसे बुद्धिमान विप्रवर निर्माण होते हैं जो संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब वे इस पुस्तक के आरंभ में, जैसे कि अभी हमारे संरक्षक जी ने एक कविता का अनुवाद पढ़ा था, हे मातृभूमि सारा विश्व होता है तुझसे हर्षित, तेरे ही तपोवनों से उठे थे प्रथम पावन गीतों के स्वर, पहली तेरी ही उषा ने से फैली थी पहली ज्ञान किरण, महान विचारों और कर्मों ने महाकाव्यों में पाए थे स्वर। ये विश्व का सबसे प्रथम महाकाव्य अगर कहा जाए, वेदों की व्युत्पत्ति नममार्यन जीयति, वो हिमालय की कंदराओं में बैठ करके ही अग्नि, आदित्य, अथर्व आदि ऋषियों ने इसकी रचना की थी। स्वयं वाल्मीकि ने भी क्रौंच मिथुन के द्वंद्व वियोग से उत्थित इस शोक को ही एक श्लोक बना करके मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगवा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादि कमोधि काम मोहितम, वो तमसा नदी के किनारे ही ये श्लोक उनके मुख से निकले थे। ऐसे महान कविंद्र रविंद्र जी की महान रचना गीतांजलि का जो सृजन स्थल है, वो टैगोर टॉप हो, शीश महल हो, या नैनीताल की वो रामगढ़ की वादियां हो, इसमें भी अगर देखा जाए तो फिर से वह क्रौंच वियोग से उत्थित वो शोक ही लगभग है। क्योंकि रविंद्रनाथ जी जब इस भाग में आए तो उसका प्रथम पड़ाव जो था काठ गोदाम से लेकर के वो शीश महल तक जो चले गए, उनके हाथ में क्षय रोग से ग्रस्त 12 वर्ष की उनकी बालिका थी, जिसका नाम उन्होंने रानी रखा था रेणुका। उनके साथ उनके पुत्र समिंद्रनाथ थे। और इतनी लंबी यात्रा, 40-50 मील की लंबी यात्रा, अपनी बेटी को कभी हाथों में उठाए, कभी कंधों पर बिठाए, कभी पीठ पर लाद करके उन्होंने की थी। और यहाँ जब वे पहुंच गए, एक निसर्गोपचारक के रूप में उनकी यहाँ ख्याति हुई, और बाद में उन्होंने वहां बैठ करके ये रचना की। वैसे देखा जाए रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन संपूर्ण शोक से भरा हुआ था। बचपन में ही माता का देहांत हो गया, और जैसे वे बड़े हो गए, होते होते उनके पिता, उनके भाई, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री, इन सब का देहांत हुआ। और यही शोक
श्लोक के रूप में प्रकट हुआ, गीतांजलि के रूप में प्रकट हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिस जगह बैठ करके टैगोर का में जो भवन स्थित है उसमें उन्होंने जापान और चीन की यात्रा करने के उपरांत एक अमूल्य ऐसा एक वृक्ष लाया था जिसका नाम गिंगो बाइलोवा है, जो बौद्धों का परम पवित्र वृक्ष है और जिसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और इस पौधे को लाकर के यहाँ रोपा था और आज भी उसके अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 2000 में ये देखने के उपरांत उन्हें लगा कि यहाँ भी विश्व भारती का प्रथम परिसर निर्माण होना चाहिए, इसलिए उन्होंने यहाँ प्रयास किया है। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने उनके काल में, वे जब शिक्षा मंत्री थे उस काल में उन्होंने जिस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रयास किया उसकी प्रेरक भूमि भी यही रहा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जितने भी शिक्षा के स्थान हैं, जैसे कि अभी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गीतांजलि की सृजन स्थली हो या स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम हो वहां का, या हमारे महात्मा गांधी जी का अनासक्त आश्रम हो, या फिर श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी हो, इन सभी में जो अलग अलग प्रयोग पहले किए, श्रद्धानंद जी ने जो प्रयोग किए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो प्रयोग किए, विवेकानंद जी ने जो शिक्षा में प्रयोग किए, उन सभी की छाया हमें इस नई शिक्षा नीति पर आमूल चूल रूप से दिखाई पड़ती है। अतः ये कहना पड़ेगा कि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर के शांति निकेतन का प्रथम परिसर विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो स्थापित किया है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसके लिए सहायता की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके यहाँ हिमालय ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं उन सभी ने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसलिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य यह है कि यह पुस्तक एक प्रकार से, जैसे मैंने कहा था कि यात्रा वृत्तांत तो है ही, संस्मरण तो है ही, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण एल्बम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे चित्र, और खास करके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, साथ ही साथ वे एक अच्छे संगीतकार भी थे और एक चित्रकार भी थे। तो उन्होंने हिमालय का जो चित्र यहाँ अंकित किया है उसकी भी प्रतिमा बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से हमारे सम्मुख आती है। ये पुस्तक को अगर हाथ में लें तो ऐसा लगता है मानो पढ़ते रहे। और इसमें बहुत सारे संस्मरण हैं, रामगढ़ के संस्मरण है, इंडोनेशिया के संस्मरण है। इंडोनेशिया जो विश्व की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन वो अपनी संस्कृति रामायण को नहीं भूला है। और वहां के जो स्थापित विश्वविद्यालय है, वो सृजनीयता विश्वविद्यालय हो या अन्य विश्वविद्यालय हो, उसमें भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के योगदान को प्रकट किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व के 30 से भी अधिक देशों की यात्रा की थी, और इन देशों की यात्रा करते समय उन्होंने भारतीय संस्कृति की शिक्षा पद्धति एवं जो अन्य देशों में, खास करके जो यूरोप में नई शिक्षा आई है, उसका संगम करने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया हुआ है। और वे एक बहुत बड़े मानवतावादी लेखक थे, बहुत बड़े मानवतावादी कवि थे, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे, परम कारुणिक थे। ऐसे महान गुरुदेव जी को उनके इस कार्य के लिए मैं प्रणाम करता हूं, और समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए उनके गीतांजलि इस कविता संग्रह में से एक कविता मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। ए मेरे प्रियतम, मैं जानता हूं कि यह स्वर्णमय प्रकाश जो पल्लियों पर नाच रहा है, यह आलसी बादल जो इधर उधर फिरते हैं, प्रभात की मंद मंद यह वायु जो मेरे मस्तक को शीतल करती हुई बह रही है, वह सब तेरा ही प्रेम है, वह सब तेरा ही प्रेम है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इस गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त तो हुआ ही, लेकिन नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के उपरांत 5-6 वर्षों में जो हिंदी साहित्य में 1918 से लेकर के 1938 तक का जो छायावाद का आंदोलन चल पड़ा, उस पर उसके जितने भी महान कवि हैं, चाहे वो जयशंकर प्रसाद जी हो, चाहे वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, सुमित्रानंदन पंत हो, या फिर महादेवी वर्मा हो, इन सब पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचारों का बहुत गहन प्रभाव हमें देखने मिलता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी रचना गीतांजलि के रूप में हम सबको प्राप्त हुई है।
कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय की सीमा का मैं अधिक उल्लंघन न करते हुए मैं परम पिता परमात्मा के चरण में वंदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने आपको इस विश्व विक्रम करने के लिए, एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एक ऐसे कवि का चयन किया जो राजनेता होते हुए भी हृदय से कवि है, हृदय से उपन्यासकार है। आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अच्छी तरह से बहुत ही सुघड़ तरीके से इस कृति का विवेचन किया है। सबसे बड़ी बात, आपने महाराष्ट्र के ही नहीं भारत के भी राजनेता के रूप में प्रमोद महाजन जी को जो श्रद्धांजलि की है, हम भी उनके प्रति श्रद्धावनत हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में वो रहे हैं और हम सबके लिए वो प्रेरक हैं। आपने कहा कि ये कृति डॉक्टर निशंक की यात्रा वृतांत, संस्मरण, जीवनी, जाने कितनी विधाओं को एक साथ समेटे हुए चल रही है। आपने कहा कि गुरुदेव का सर्वांगीण महत्व इस पुस्तक में डॉक्टर निशंक ने स्थापित किया है। आपने वाल्मीकि से रविन्द्रनाथ टैगोर की तुलना की है, अभिनव एक आपने पक्ष हमें रखा है। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ और अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ आज के अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी को, जो प्रयागराज से हमारे बीच हैं। आइए त्रिपाठी जी, नमस्कार आपको। सर, बहुत बहुत सादर प्रणाम निवेदित करता हूं मैं आपको। मैं रविवारी पुस्तक चर्चा की जो माला है, श्रृंखला है, उसके 82वें भाग में सम्मिलित करने के लिए मैं पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर रवि कुमार गौड़ और सत्यभान सिंह के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, मेरे जो अनन्य मित्र हैं, उन्होंने मेरा नाम सुझाया, तो मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी और मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आज चयनित किया गया है। मैंने, और जो आज का विषय है टैगोर की गीता, हिमालय में टैगोर और गीतांजलि, तो मैं सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं, अपने केंद्रीय विषय पर ही आता हूं और उसी पर अपनी वार्ता करूंगा। हमारे पूर्व के वक्ता विद्वान, आज की अध्यक्ष डॉक्टर विदुषी अमेटा जी, जो अधिष्ठाता हैं उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानविकी एवं सामयिकी विज्ञान की, आज के जो वक्ता हैं विनोद विलासराव वायचल जी, जो धारशिव से हैं, और इसके संरक्षक उच्च कोटि के विद्वान, चेतना और संवेदना की गहरी समझ रखने वाले डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता, अपना प्रणाम निवेदित। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आप इसी तरह से अन्य हिंदी भाषा एवं साहित्य के बारे में वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टिप्पणी कीजिए। यदि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता हो और अन्य लोगों के काम का भी लगता हो तो आप उन्हें अग्रेषित कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस बेल आइकन को दबा करके, इस घंटी को दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी सदस्यता लीजिए। इसके कारण आप आने वाले अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन या संसूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। पुनश्च धन्यवाद।